नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल की बात। उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा चंबा सदियों तक आक्रमणों से बचा रहा। कश्मीर से टकराया, अधीन भी हुआ, लेकिन फिर स्वतंत्र भी हो गया। लेकिन अब इतिहास की दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि अब चंबा का सामना होने वाला था उस साम्राज्य से जिसके सामने उस समय भारत के बड़े बड़े राज्य टिक नहीं पा रहे, मुगल साम्राज्य, और उसके भी सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर से। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कश्मीर ने चंबा को अपने अधीन कर लिया था और फिर कुछ समय बाद चंबा ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली थी। लेकिन अब खतरा उससे भी बड़ा था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो चुकी थी। एक एक करके सभी पुराने हिंदू साम्राज्य गिरते जा रहे थे। कोई भी ऐसा विशाल और संगठित राज्य नहीं बचा था जो इस नई शक्ति को खुली चुनौती दे सके। फिर भी चंबा अभी तक इन शासकों की सीधी नजर से बचा हुआ था। कांगड़ा पर बार बार हमले हुए, भारी विनाश हुआ, लेकिन पर्वतों से घिरा चंबा अब भी सुरक्षित था, क्योंकि वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। फिर इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। साल 1526 बाबर हिंदुस्तान पहुंचा और उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की नींव डाली। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा, लेकिन अफगान शासक शेरशाह सूरी ने उसे पराजित कर 1540 में भारत में अफगान शासन स्थापित कर दिया। पर अफगानों का शासन अधिक समय तक नहीं टिक सका। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के रास्ते फिर भारत पर आक्रमण किया। अब तक अफगान सरदार आपसी संघर्षों से कमजोर हो चुके थे। उनमें सबसे शक्तिशाली था सिकंदर शाह सूरी। उसने सरहिंद में हुमायूं का सामना किया, लेकिन हुमायूं की मुगल सेना ने उसे हरा दिया। पराजित होकर सिकंदर शाह अपनी जान बचाने के लिए हिमाचल के पहाड़ों की ओर भागा और यहाँ से पहली बार मुगल साम्राज्य के इतिहास में हिमाचल का आना शुरू हुआ। सिकंदर शाह ने नूरपुर के राजा के पास शरण ली। नूरपुर आज के कांगड़ा जिले में स्थित है और चंबा की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है। वो अपने बचे हुए अफगान सैनिकों के साथ मानकोट के किले में जा बैठा, जो उस समय नूरपुर के राजा के अधीन था, और आज यह किला जम्मू के कठुआ जिले में आता है। अकबर को सिकंदर शाह के इस ठिकाने की जानकारी मिल चुकी थी। उसने बैरम खान के साथ मिलकर 1557 में पहाड़ों की ओर कूच किया। पहले कांगड़ा मुगलों के अधीन आया, फिर मुगल सेना बढ़ी मानकोट किले की ओर और अंततः वह भी जीत लिया। नूरपुर के राजा को सिकंदर शाह के साथ देने के कारण मृत्यु दंड दिया गया। अब कांगड़ा और नूरपुर दोनों मुगल साम्राज्य के अधीन थे। जब मुगल सेना कांगड़ा क्षेत्र में डेरा डाले बैठी थी और पहाड़ी इलाकों में उनका आना जाना बढ़ गया था, तो इसका प्रभाव चंबा पर पड़ना स्वाभाविक था। उस समय चंबा के राजा थे महाराजा गणेश वर्मन। धीरे धीरे मुगल प्रभाव चंबा की सीमाओं तक पहुंचने लगा। आसपास के राज्य पहले ही अधीन हो चुके थे और अब चंबा का स्वतंत्र रहना कठिन होता जा रहा था। गणेश वर्मन के बाद गद्दी पर आए महाराजा प्रताप सिंह वर्मन। यहीं से चंबा के राजाओं ने अपने नाम के साथ सिंह उपनाम लगाना शुरू किया। प्रताप सिंह वर्मन अत्यंत दयालु शासक माने जाते थे। वे अपनी प्रजा पर अतिरिक्त बोझ डालना पसंद नहीं करते थे। उनके इस स्वभाव से संबंधित मैं आपको एक छोटा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। उनके समय चंबा के प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर को मरम्मत की आवश्यकता थी, लेकिन राजकोष में धन की कमी थी। मंत्रियों ने सलाह दी कि प्रजा पर कर बढ़ाया जाए और उससे जो धन मिलेगा उससे मंदिर की मरम्मत भी हो जाएगी। पर राजा ने साफ मना कर दिया। तभी एक सुबह व्यक्ति दरबार में आया। उसके हाथ में तांबे का टुकड़ा था। उसने सूचना दी कि उसे तांबे की खान मिली है। खुदाई शुरू हुई और वहां से जो मुनाफा हुआ उसी धन से मंदिरों की मरम्मत करवाई गई। यही वो समय था जब अंततः चंबा मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। अकबर ने अपने प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल को हिमाचल क्षेत्र में भेजा। टोडरमल ने पहाड़ी राज्यों की उपजाऊ भूमि का बड़ा भाग लेकर उसे सीधे मुगल प्रशासन के नियंत्रण में शामिल कर लिया। यहीं से अगले लगभग 200 वर्षों तक चंबा मुगल अधीनता में रहा। हालांकि मुगल बादशाहों ने पहाड़ी राज्यों के आंतरिक मामलों में बहुत अधिक दखल नहीं दिया, जिस कारण वहां की संस्कृति और परंपराएं काफी हद तक सुरक्षित रही। लेकिन कुछ नियम सभी राज्यों को मानने पड़े। जब भी कोई नया राजा चंबा की गद्दी पर आता था तो उसे नजराने के तौर पर कुछ पैसे मुगल बादशाह को पेश करने पड़ते थे, जिसके बाद उसे मुगल राजा की तरफ से एक सनद मिलता था और उसे राजा मान लिया जाता था। इसके अलावा चंबा को भी और राज्यों की तरह मुगल राज्यों को वार्षिक कर भी देना पड़ता था। इन राजाओं को मुगल सेना में अपनी सेवा भी देनी पड़ती थी और कभी कभी अगर मुगल बादशाह इनकी बहादुरी से खुश हो तो इन्हें मनसब भी प्रदान किया जाता था। प्रताप सिंह वर्मन के बाद चंबा की गद्दी पर आए महाराजा बलभद्र, जिनका शासनकाल रहा 1589 से 1613 तक। महाराज बलभद्र अपनी अत्यधिक दानशीलता के कारण प्रसिद्ध थे। कोई याचक उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। वे दोनों हाथों से दान देते थे। मंदिरों और ब्राह्मणों को भी उन्होंने बहुत धन दान दिए। धीरे धीरे उनकी इस आदत से चंबा का राजकोष खाली होने लगा। मंत्रियों ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, पर उन्होंने दान करना बंद नहीं किया। अंततः मंत्रियों ने उनके पुत्र जनार्दन से कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो राज्य संकट में पड़ जाएगा। जनार्दन ने पिता को गद्दी से हटाया और उन्हें कुछ भूमि और एक घर देकर ग्राम में भेज दिया।
लेकिन बलभद्र ने वहां भी दान देना नहीं छोड़ा। सारी भूमि जो उन्हें मिली थी दान कर दी, फिर घर भी दान कर दिया और स्वयं बाहर सोने लगे। जब जनार्दन को यह पता चला तो वह बहुत लज्जित हुए और पिता को एक नया गांव प्रदान किया। अपनी अद्भुत दानशीलता के कारण महाराजा बलभद्र को बलिकर्ण भी कहा जाता था, क्योंकि वो भी राजा बलि और कर्ण के समान दानी थे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जब औरंगजेब ने चंबा के राजा को अपने राज्य के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, तब चंबा ने अपने प्राचीन मंदिरों की रक्षा किस प्रकार की। धन्यवाद।